अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। सिंध हुकूमत और अली जैदी के GITs पर सवालात। अमन कमेटी के PTI रहनुमाओं से मुलाकात के इंकशाफात। क्या अली जैदी की GIT हुकूमत के गले पड़ गई? हुकूमत का तामीराती सनत के लिए बड़ा पैकेज। एक बार फिर अमीर लोग काला धन सफेद कर सकेंगे। माजी में एमनेस्टी स्कीम पर सवालात। अब काला धन सफेद करने के मौके क्यों दिए जा रहे हैं? क्या तामीराती सनत के लिए पैकेज सरमायाकारों का एतमाद हासिल कर पाएगा? ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। और फिर एक अजान के लिए 22 जानों की कुर्बानी। पूरी दुनिया में कश्मीरियों के जज्बा शहादत को खिराजे अकीदत पेश किया जा रहा है। कश्मीर की जदोजहद आज़ादी का बानी अब्दुल कदीर कौन था, ये भी आज के दस्तक में बताएंगे। सिंध हुकूमत ने सानेह बल्दिया टाउन उजैर बलोच के मामले पर GIT रिपोर्ट पब्लिक की। इस GIT के बाद वफाकी वजीर अली जैदी ने भी एक GIT रिपोर्ट पब्लिक की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन इसकी जगह कोई उनके घर के सामने GIT रिपोर्ट रख गया। दोनों GIT रिपोर्ट्स का एक अहम किरदार हबीब जान बलोच भी है। यह फर्द उजैर बलोच के करीबी साथियों में शुमार होता है। गुज़श्ता दिनों एक YouTube चैनल पर हबीब जान का इंटरव्यू नशर किया गया, जिसमें उसने दावा किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उजैर बलोच को 5 करोड़ रुपए दिए थे। इस इंटरव्यू को वफाकी वजीर अली जैदी ने दुरुस्त तस्लीम किया और इसकी सदाकत की गवाही उन्होंने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करके की। बादअज़ा हबीब जान ने जियो TV से गुफ्तगू के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से न सिर्फ मुलाकातों की तस्दीक की, बल्कि कराची में होने वाले PTI के जलसों में अमन कमेटी के मेंबरान और कारकुनान की शिरकत का दावा भी किया। हबीब जान के मुताबिक कराची में लियारी अमन कमेटी के ताउन के बगैर तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जीतना नामुमकिन था। गुज़श्ता रोज वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सदर ममलिकत गवर्नर सिंध और अली जैदी को अमन कमेटी को तहरीक इंसाफ में शामिल करने का टास्क दिया गया। सईद गनी ने दावा किया कि वजीर आजम इमरान खान और हबीब जान के दरमियान 2011 में फोन पर बात हुई, जिसमें अमन कमेटी को PTI को करने के लिए कहा गया, जबकि 2014 में अली जैदी ने कहा कि अमन कमेटी के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। सईद गनी से मुताल्लिक क्या कह रहे थे, उसकी झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी ने राब्ता किया और उसके बाद इनकी जो राब्ते थे वो बढ़े और फिर PTI के जो धरने थे कराची के, जो CVU पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे और उनके स्टेज पर बैठते रहे। सईद गनी के बयान में वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी ने सिंध के वजीर तालीम के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि सईद गनी हकीकी मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अपने बयान में अली जैदी का कहना था कि उजैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है और उसकी सरपरस्ती करने वाले ताकतवर सियासतदानों के नाम GIT में शामिल है। यही नहीं, बल्कि आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर बात की। बिलावल भुट्टो के मुताबिक GIT रिपोर्ट इस वक्त हुकूमत के गले पड़। बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे थे, वो भी आपको दिखाते हैं। JIT का गेम जो ये खेल रहे हैं, ये अब उनके ही गला पे पड़ गया है और जिन लोगों का वो ही जिक्र कर रहे थे, आप उनके ही बयानात निकाले कि आज वो क्या कहते हैं, किस जमात के साथ खड़े हैं। आज से नहीं, 2014 से नहीं, मगर 2011 से लेके आज तक किसको सपोर्ट कर रहे थे। जितना भी झूठे JITs लेकर आए, हम इनसे ना प्रेशर आने में को तैयार है, ना कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है और इनके धमकियां से, इनका डाइवर्जनरी टैक्टिक्स में हम बिल्कुल इंगेज नहीं करेंगे। अब बिलावल भुट्टो की नज़र में अली जैदी की GIT हुकूमत के गले की हड्डी बन चुकी है। बहरहाल अगर अली जैदी हबीब जान के पहले इंटरव्यू को दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं तो उन्हें दीगर बयानात की हकीकत से भी इनकार नहीं करना चाहिए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ के किन रहनुमाओं ने उजैर बलोच से मुलाकात की? अमन कमेटी और PTI के दरमियान क्या मामला तय हुए? PTI अमन कमेटी की मुलाकातों से इनकारी क्यों है? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उजैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब जान साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त 2 GITs की बाज़गश सुनाई दे रही है। एक वो GIT है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक की है और दूसरी वो GIT है जो अली जैदी साहब मंजर आम पर ले आए हैं। और कतई नजर इस बात से कि कौन सी GIT दुरुस्त है, कौन सी गलत है, कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है,
आपका नाम दोनों जीआईटीज के अंदर मौजूद है, यानी आपका किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहां भी मशकूक है, आपका किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां भी मशकूक है। तासुर यह है, सबसे पहले तो इस हवाले से कोई वजाहत देना पसंद करेंगे? पहले तो रियान आपका बेहद शुक्रिया और आपके चैनल 24 का बेहद शुक्रिया कि आपने इस अहम इश्यूज पे हमारे को जानने की कोशिश की। पाकिस्तान की जो भी जीआईटी बनेगी और जिसमें तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जिक्र आएगा तो वहां हबीब जान का नाम जरूर होगा और ये मेरे लिए ऑनर की बात है। अब आप कहेंगे ये जीआईटी कौन सी दुरुस्त है या कौन सी गलत है, तो मैं ये दोनों जीआईटी इन्होंने आप भी उस जीआईटी की क्रेडिबिलिटी को मशकूक बना दिया, हुकूमत सिंध ने भी और मरकजी हुकूमत ने भी। वफाकी वज़ीर एक तरफ कहते हैं कि जनाब की ये कोई हमें अली जैदी साहब ने कोई पिज्जा कॉल किया था तो पिज्जे की जगह उनको जीआईटी डिलीवर हो गई। तो हमारा ये ख्याल है लंदन में रहने वाले लोगों का कि पिज्जा गरम गरम खाया करते हैं, उसको डिले नहीं करते, वरना उस पर जमी हुई चीज बड़ी स्टक हो जाती है, ऊपर वो बड़ा फ्रेशनेस नहीं रहती। तो जीआईटी जिन लोगों ने भी सप्लाई की थी, प्रोवाइड की थी, बकौल उनके अब लिफाफा व्हाइट था, ब्राउन था, रेड था, उसका मकसद था कि अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें एक क्या है क्या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली डिले हुआ, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी देखें, एक कहता है कि मेरे पास 4 सिग्नेचर है, दूसरा कहता है मेरे पास 7 सिग्नेचर है, और वो कल उन्हीं के वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब ने किसी चैनल पे कहा है, रात मैंने देखा है, सुना है कि इनको मिलने वाली जीआईटी पिज्जा डिलीवर करने वाले ने डिलीवर नहीं की थी, बल्कि पार्टी के किसी सूबाई वजीर ने डिलीवर की है। तो एक नया सवाल क्रिएट हो गया है। तो ये जीआईटी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, बोलने वालों की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, चाहे वो शिपिंग के मिनिस्टर हो, चाहे वो अच्छा हबीब जान साहब, मैं आपसे एक बड़ा सादा सा सवाल आपके सामने रखूंगा क्योंकि आप लियारी की पॉलिटिकल डायनामिक्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। हबीब जान साहब, ये बताइएगा, क्या लियारी में इंतखाबात इसी तरह से लड़े और जीते जाते? आप लियारी के को बड़ा क्रेडिट दें। जब आमरीत थी और इलेक्शन मैनेज किए जाते थे, चाहे वो ज़िया-उल हक का दौर हो, चाहे कोई भी का दौर हो, लियारी ने हमेशा जमहूरियत पसंदी का सबूत दिया है। लियारी वाहिद इलाका था कि जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो की पीछे बैकबोन बन के खड़ा था, चाहे वो ख्वाजा करीम दाद हो, मौजूदा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जरदारी साहब हो, शहीद बीबी हो, सब ने वहां से इलेक्शन जीता है जमहूरियत के नाम पर, प्रेस की आजादी के नाम पर, जमहूरियत के इस्तेकाम के नाम पर और इंसानी हकूक के नाम पर। आपके सामने की सूरत हाल है। तो ये लियारी के लोग धांधली पे यकीन नहीं करते। लियारी का मोटो यही है, 1 मैन 1 वोट फॉर डेमोक्रेसी, फॉर सोवेरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, और ये हमारा मौक़िफ़ हमेशा रहा है। ये शऊर की बात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बाशऊर जो सियासी लोग हैं वो मेरे लियारी के लोग हैं। मैं अपनी माओ को, बहनों को, बुजुर्गों को, हर उस वोटर को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने अपने शऊर का मुजाहरा किया कि हम भुट्टो के दीवाने हैं, भुट्टो के नजरियात के आशिक हैं, उसके रोटी कपड़ा और मकान के नारे को अहमियत देते हैं, जिसने नौकरियां की बल्कि नौकरी देकर रोटी कपड़ा और मकान के नारे को यकीनी बनाया था। आपको पता है रोटी कपड़ा और मकान का मतलब क्या है? जुल्फिकार अली भुट्टो ने किसी को मकान नहीं दिया, रोटी नहीं दी किसी को, लेकिन क्या उसने रोजगार दिया, रोजगार सबब बना रोटी कपड़े और मकान का। और आप यकीन करें, हमें हाउस बिल्डिंग ने कभी लोन नहीं दिया, ना किसी बैंकों ने लोन दिया। हम आज भी रेड जोन है उनके लिए, क्रेडिट कार्ड हमें नहीं मिलता, हाउस बिल्डिंग के लोन हमें नहीं मिले। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें गल्फ भेजा, हमें मस्कत, दुबई, बहरीन, कतर, सऊदीया भेजा। वहां से जो माल आया, जो दरहम आए, जो रियाल आए, उससे हमारे 40-40, 20-20 के मकान मुकम्मल वेस्टमेंट के मकान बने। हबीब जान साहब, उसके बाद मैं पीपल्स अमन कमेटी की तरफ भी आऊंगा और फ्रेंड्स ऑफ लियारी की तरफ भी आऊंगा। मैं ये भी जानूंगा कि फ्रेंड्स ऑफ लियारी कहाँ हैं और पीपल्स अमन कमेटी की इस वक्त क्या पोजीशन है। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या लियारी के लोगों ने फिर अपनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन बदली और फिर अपने एतमाद का वोट एक ऐसी जमात की झोली में डाला जिसको कराची से एक भारी मैंडेट मिला है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वफ्द में कौन कौन शामिल था जिन्होंने पीपल्स अमन कमेटी के लोगों से मुलाकातें की और इंतखाबात के अंदर अपनी सपोर्ट के लिए आपसे अपनी हमायत मांगी? इस हवाले से भी कुछ बताएगा। वो कौन लोग थे जो आपके पास आए थे और आपकी मुलाकातें असल में इब्तदा कहां से हुई थी? रियान साहब, आपने एक साथ इतने सवाल बना दिए कि पूरी एक किताब लिख ली इन सवालों पर। एनीवे, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। अमन कमेटी
हुकूमत पाकिस्तान ने बैन कर दी थी और ये हमारा हक था कानूनी कि हम उस पर अपील पे जाते, लेकिन उस वक्त की सिचुएशन की वजह से हमने कहा कि फिलहाल हम अपील पे नहीं जाते। हमने फैसला किया शहर के बेहतर मफाद में, पाकिस्तान के बेहतर इंटरेस्ट में, हमने कहा वफाकी फैसला पड़ा ठीक है, क्योंकि प्रेशर था हुकूमत पर उस वक्त इत्तेहादी साथियों का, मुत्तहिदा का, मतलब हमने कहा नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी मौका मिला हम अमन कमेटी की बहाली का हक रखते हैं कि हम जाके कानून का दरवाजा खटखटाएं। दूसरी सवाल, फ्रेंड्स ऑफ लियारी आज भी मुकी में उसका मरकजी कन्वीनर आपके सामने तशरीफ रखता है, और फ्रेंड्स ऑफ लियारी वो तंजीम थी है कि जिन्होंने जब चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार ने सू मोटो लिया कराची के हवाले से, तो फ्रेंड्स ऑफ लियारी इंटरनेशनल ने यहां से बैठकर उस सू मोटो में फरीक बने। हम मेरे वकील थे बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद, आप शरीक हुए, आर्गुमेंट्स हुई और हमारे मौक़िफ़ को सुना गया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान की आला अदालतों का कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना और इसके बाद हालात आपके सामने। हमारे चीफ पैटर्न अब्दुल सत्तार ईदी थे, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। यहाँ लॉर्ड नजीर अहमद हमारे पैटर्न है और बैरिस्टर सिफतुल्लाह कादरी हमारे लीगल एडवाइजर। तो ये फ्रेंड्स ऑफ लियारी का ये कानून की तारीख का हिस्सा होगा कि कराची के अमन के लिए फ्रेंड्स ऑफ लियारी इंटरनेशनल ने लंदन से बैठे हुए वहां पर फरीक बनी है आपकी आला अदालत में। नंबर 3 पर आप आ जाए, अमन कमेटी से कौन रवाबित में था, क्या कहते हैं, इलेक्शन के हवाले से और दूसरे हवाले से। 2012 के ऑपरेशन के बाद के लोगों ने अपना इंतकाम लिया अपने वोट के जरिए और साबित किया कि वोट सबसे बड़ी दुनिया में ताकत है। फिर हम किसी जाबिर के, किसी आमिर के, किसी डिक्टेटर के भी आगे नहीं हबीब जान साहब, आपसे वोट मांगने के लिए आया कौन था? आपको किसने अप्रोच किया था? जाहिर है उस लियारी से जहां से उम्मीदवार नामजद उजैर बलोच किया करता था, जहां हमायत सिर्फ उसी उम्मीदवार को मिलती थी जिसे उजैर बलोच या लियारी के जो है वो वहां सर हल्के सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है कि वहां से एक उम्मीदवार का टिकट लेना और फिर वहां से जीतना, उसके लिए हिमायत किसने मांगी थी? कौन सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट लेकर आपके पास चलकर पहुंचा था? देखिए रियान साहब, उजैर ने कोई फैसला नहीं किया टिकटों का। मैं फिर कहा कि वो हमारा जरगा था, हमारी बुजुर्ग कमेटी थी, हमारे एक सिलसिला था। चाय के ठहरों पे बैठकर लोगों ने फैसले किए कि हमारे यहाँ पान की दुकानें और चाय के खोखे बड़े इंपोर्टेंट हैं। पुराने जमाने से रात को लोग बीबीसी की खबरें सुनते हैं, आज उसकी जगह टीवी चैनल्स ने ले लिए हैं। वो तो हमारे वो चाय के खोखे और हमारी पान की दुकानें हमारे फैसलों की जगह थी। और मैं खुश हूं इस बात पे कि लियारी के लोगों ने फैसला किया। उस फैसले को इंडोर्स करने वाला उजैर बलोच था। फिर वो एक किचन काबीना थी, सियासी तौर पे मैं था, जफर बलोच शहीद थे और दीगर नाम थे। फैसला हुआ कि हम अपने लोगों को टिकट देंगे, नो मोर आउटसाइडर। आउटसाइडर में नबील गबुल भी थे, आउटसाइडर में मुजफ्फर टप्पी भी थे, और मैंने कहा कि आई एम आउटसाइडर एज वेल। मैंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं लंदन में रहता हूं, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं खुद भी इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता जब तक मेरे बच्चे बड़े ना हो जाए। लेकिन लियारी के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरा घर है वहां, यहाँ भी हम लियारी का मुकदमा लड़ने पर मुत्तहिद की सूरत हाल थी। तो ये फैसला किया कि मेरा लंदन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कराची डिस्टर्ब था लंदन की वजह से। लंदन में जो हेडक्वार्टर बना हुआ था मुत्तहिदा लंदन वालों का। बहरहाल मुख्तसर बात यह कि उजैर बलोच ने टिकट बुजुर्ग कमेटी लियारी के बॉसिजन के बाद सानिया नाज गरीब की बेटी, फुटपाथ पर स्कूल पढ़ाने वाली, शाहजहां बलोच गरीब का बेटा, जावेद नागौरी उर्दू बोलने वाला और गरीब का बेटा, हमने मैसेज दिया कि ये टिकटें ना उजैर ने बेची हैं, ना हबीब जान का कोई रिश्तेदार था, ना कोई जफर का रिश्तेदार था, ना कोई उजैर की फैमिली का लोग थे। आप सब कुछ चेक कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है हबीब जान साहब, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहा हूं ना। 2013 के इंतखाबात हो गए, 2018 के इंतखाबात में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप ही की स्टेटेड पोजीशन है ये भी कि आपने कहा कि सीव्यू पर जो धरना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें अमन कमेटी के लोग शिरकत करते रहे, स्टेज शेयर करते रहे, वहां से तकारीर होती रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं उनको कामयाब कराने में भी अमन कमेटी के लोगों का बड़ा हाथ है। तो ये बताइए कि जाहिर है अमन कमेटी के लोग खुद से तो चलकर नहीं गए होंगे, अमन कमेटी के लोगों से किसने हिमायत मांगी होगी, तो आपसे हिमायत किसने मांगी, वोट किसने मांगा, सपोर्ट किसने मांगी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। देखिए जी, हमने एक वफ्द बनाया कराची सिटी अलायंस और फ्रेंड्स ऑफ लियारी का जॉइंट वेंचर। हम हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए और पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास आई। उसमें आप पीपल्स पार्टी के अलावा नून, पीटीआई,
जमात इस्लामी और दीगर छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रुप्स, इवन मुस्लिम लीग काफ, सबकी तस्वीर मौजूद है। हम मिले, वो मिले। उसके बाद मुस्लिम लीग नून से हमारे रवाबित बढ़ने लगे। उनकी ख्वाहिश थी कि लियारी सपोर्ट करे हमारे नुमाइंदों को। यहां तक भी हुआ कि कुछ नुमाइंदे आपके हों, कुछ हमारे हों, लेकिन हम इसकी अलग ऐलान कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैंने कहा हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई क्रिमिनल इल्जाम आते हम पर मुत्तहिदा की जानिब से, और मीडिया की ज़ाहिर मीडिया अंडर प्रेशर था उस जमाने में। हमने कहा कि नहीं, जो कुछ होगा दीवार के बाहर होगा, दीवार के पीछे कुछ नहीं होगा। इसी दौरान कुछ हमारे दोस्त थे, इसमें सबसे बड़ा नाम लूंगा डॉक्टर फिरोज मरहूम, जो शहीद हो गए लियारी में, दुश्मनों ने उन्होंने शहीद किया। कामरान मिन्हास आज भी पीटीआई साउथ के उहदेदार हैं। मेरे दोस्त अली जैदी से मैं राब्ते में था। उसी दौरान इंग्लैंड में हमारी एक दोस्त हैं राबिया जिया, जो मुस्लिम लीग सॉरी पीटीआई की मरकजी उहदेदार थी, और यहाँ यूके में आम ख्याल था कि इमरान खान की राइट हैंड, और उन्होंने बड़ा डोनेशन किया शौकत खानम वगैरह के लिए। उनसे हमारी इंटरेक्शन रही। और इसी तरह एक और नाम था साहबजादा जहांगीर उर्फ चिक्कू, वो इमरान खान के बड़े राइट हैंड है और आजकल माऊन खुसूसी भी हैं। यूं हमारा सिलसिला मोहब्बतों का शुरू हुआ। और उस जमाने में खातून और थी फौजिया कसूरी साहिबा, जो बाद में छोड़ के पीएसपी में चली गई। तो फिर जब नई मुल्क से हमारी मुलाकात हुई, जब मैं कराची आया, और मुलाकात में फिर उस वक्त प्रेसिडेंट लगारी साहब भी थे, नईम साहब को हेड करते थे पीटीआई को, और ये सिलसिला बड़ा उसी जमाने में भी धरना डिजाइन हुआ। हबीब जान साहब, बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप मुलाकातों के हवाले से। आप ये बताएंगे कि मोहब्बतों का सिलसिला असल में किस सन में शुरू हुआ, किस साल की बात है, और खास तौर पे जिन खातून का नाम आप ले रहे हैं, राबिया नामी खातून है, उनके साथ इमरान खान साहब की बात आपकी के टेलीफोन पे हुई थी? आप ही के टेलीफोन पे राबिया नामी खातून ने इमरान खान साहब से यहाँ पाकिस्तान में बात की थी? इस हवाले से कुछ खबरें हैं? खान साहब लंदन के टूर पे थे और हम बड़े एक्टिव थे, और हम पसे पड़ता अपना बहुत काम कर रहे थे। फोन आता है, मेरी बात होती है राबिया साहबा से, और खान साहब से मैं पहले भी मिला था 2-3 मरतबा यहाँ पर। और खान साहब ने लियारी के हमारे एक फुटबॉलर थे कैप्टन उमर बलोच, उनके लिए बदला डोनेशन किया था, उसका ऑक्शन भी मैंने किया था। हॉलीडे इन होटल उस जमाने में थी। ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? उस जमाने में इंतहा वाला मैनेजर थे आरिफ अब्बासी साहब। अपने जमाने तालिब इल्म की सियासत की, जब इमरान खान पर थे, ये तो वर्ल्ड कप से पहले की बात है। ये उस वक्त आपकी सियासी वाबस्तगी तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी, लेकिन ये जो सियासी मोहब्बतें जो शुरू हुई हैं, जिसको आप सियासी मोहब्बतों का आगाज कह रहे हैं, ये आगाज कब हुआ था हबीब जान साहब? सर, ये 2012 के बाद जब ऑपरेशन हुआ, दीवारें खून आलूद कर दी गई, तो हमने सोचना शुरू किया कि शहीद बीबी के साथ हमने बड़ा काम किया, करीब रहकर काम किया, उनसे हमने बहुत सीखा। वो हमारी यूनिवर्सिटी थी और हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, जहां से मैंने पॉलिटिकल डबल एमए किया। अली जैदी साहब से जब पूछा गया है इस हवाले से, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से पूछा गया, तो वो कहते हैं हम तो हबीब जान को जानते ही नहीं है, और अगर आप तस्वीर दिखा देते तो शायद तब भी मालूम ना पड़ पाता कि हबीब जान कौन है। आप ये कह रहे हैं कि इन मुलाकातों का आगाज ऑपरेशन 2012 के बाद हुआ है, लेकिन वहां से तरदीद की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि तस्वीरी शवाहिद भी मौजूद है। वो कहते हैं ऐसी तस्वीर ही कोई मौजूद नहीं है। एक मिनट रेहान साहब, मैंने कभी इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात करना दावा किया है कि मेरी उनसे बात हुई है? मैंने बाहर कहा है कि मेरी फैसल वाडा के साथ टेलीफोन कन्वर्सेशन हुआ है, लोग जिंदा है जिनके फोन से बात हुई। कामरान मिनास से आप आकर से धरने के दौरान 2014 के, और मैंने 1-2 बार टेलीफोनिक स्पीच भी की है। सैफी एडवोकेट साहिबा कराची में मौजूद हैं, वो भी जाके तकरीरें करती रही है। हमारे कुछ बलोच रहनुमा थे जो जाते थे लियारी से, वो तकरीरें करते थे, और मीडिया सारा गवाह के जब सुजुकियां जाती थी, हमारे तो लोगों की जो जोश और वलवला है ना, जो लियारी के लोग नारे लगा सकते हैं, आज तक पूरी पीटीआई में कोई ऐसा वर्कर ही नहीं पैदा हुआ कि जो ही नारा लगा। लियारी का वर्कर, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो मियाँ वाली हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे उर्दू बोलने वाला हो, लियारी के नारे से वलवला और जोश निकलता है। याद होगा एक पीटीआई का वर्कर था हमारा न्याजी, उसने इस्लामाबाद के धरने में उठाया था वेयर इज गुल्लू भट्ट, बड़ा मशहूर पोस्टर था और बड़ी वायरल हुई थी तस्वीर। तो इमरान इस्माइल का कभी हमने नाम नहीं लिया। इमरान इस्माइल तो बिला वजह चाचा खामा का बनकर बीच में आ गए, और मुझे नहीं पता किस एंकर ने उनसे ये सवाल किया है। इमरान इस्माइल को तो हम भी नहीं जानते थे। बहरहाल मेरी मुलाकातें और भी हाई प्रोफाइल लोगों से हुई है, लेकिन मुल्क की सलामती की खातिर
मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब कमीशन बनेगा तो कुछ बातें की जाएंगी जब सवाल होंगे तो, कि हमें ना कैमरे का शौक है, ना बिला वजह ये नहीं कि हम उनके वजीरों की तरह अनाप शनाप, ऐसे एक वजीर कहता है कि जी वो जेआईटी पीपल्स पार्टी का वजीर दे गया, एक वजीर कहता है कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद धरने में भी लियारी के लोग मौजूद थे और पीपल्स अमन कमेटी के लोग वहां भी पहुंचे थे और इस्लामाबाद धरने को कामयाब कराने में भी आपके लोगों का बड़ा हाथ है। अच्छा, ये कहा गया कि इस्लामाबाद के धरने को कामयाब कराने के मैं दावा नहीं करूंगा। लोग हमारे गए थे खूबसूरत पहाड़ियों को देखने, खूबसूरत मंजर को देखने के लिए और खूबसूरत सिचुएशन को देखने के लिए, लेकिन कराची के धरना मैं ऑन करता हूं कि अगर लियारी ना होता, देखिए ना रिहान साहब एक सवाल है, आप बताएं कि लियारी ना होता, फैसल वाडा तो अमेरिका में रहते थे, जैदी साहब दुबई में रहते थे, खान साहब को कराची आने की परमिशन नहीं थी, 2 बार, एक बार आई रिमेंबर, यू रिमेंबर एज वेल, कि उन्हें एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट ऐसा होता है कि आपके पास सफरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना हो, लेकिन कराची की जो लोकल इमिग्रेशन है, डोमेस्टिक जहां इमिग्रेशन नहीं होती, पाकिस्तान में सफर करने का हर आदमी को हर जगह हक है, हर जगह जाने का। लेकिन आपने देखा इमरान खान को बैक किया, छोड़े इमरान खान साहब को, सर चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार जब 12 मई को आए उन्हें बैक किया, और 12 मई को खुना आलूद सड़कें आपको इल्म में है। तो ये बहस ना करें, लियारी के लोग ना होते तो कोई इमरान खान की तब्दीली को कराची में सपोर्ट करने वाला नहीं था। कराची की दूसरी सीटें इमरान खान को मिली होंगी, अब वो हुई है, जो भी हुआ उस पर मैं डिबेट नहीं करता। लियारी की सीट लियारी के मसल्स पे मिली है, लियारी के लोगों की वजह से मिली है, तो उन्होंने अपनी जमहूरियत सबसे बेहतरीन इंतकाम के नारे को नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आम इंतखाबात 2018 के अंदर कराची ने भारी मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनके एमएनए इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। एक भारी मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 3 रुकनी कमेटी के हवाले से कहा जा रहा है, वो उस कमेटी में आरिफ अलवी साहब मौजूद थे, उसमें गवर्नर इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, उसमें अली जैदी साहब। क्या ये 3 रुकनी कमेटी यानी 3 फाल लोग थे जो मुलाकातें कर रहे थे अमन कमेटी के लोगों से? इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जब बुकला से मशवरा किया है यहाँ पर, बैरिस्टर सफदुल्लाह कादरी साहब ने कहा कि कुछ बातें अगर हमें यकीन है कि कमीशन बनेगा तो कुछ बातें वहां की जाए, तो कमेटी जरूर थी। अब नामों को यह मेंशन ना करें, वो बहुत सारी बातें रेहान, आप मेरी मजबूरी समझे कि मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ कानूनी चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। होता पाकिस्तान तो मैं शायद कुछ और भी कहता, लेकिन यह है कि चलिए ठीक है, मैं जुल्फकार मिर्जा के हवाले से तो पूछ सकता हूं ना, क्योंकि वहां पर जो फ्रेंड्स ऑफ लियारी को आप देख रहे हैं, पीपल्स अमन कमेटी के भी फाल रुकन है। जुल्फकार मिर्जा के हवाले से जब वो लंदन में पहुंचते हैं तो उनके साथ फहमीदा मिर्जा साहिबा हों, जुल्फकार मिर्जा साहब हों, आपकी मुलाकातें रही हैं। जुल्फकार मिर्जा साहब ने क्योंकि ये ओन किया है कि वो जो कहते थे वो किसी के कहने पर नहीं कहते थे, उज़ैर बलोच के साथ उनका बराह रास्त ताल्लुक था, और जो मैसेजेस वहां पहुंचते थे वो जुल्फकार मिर्जा से पूछा जाना चाहिए। और आपको पता है कि फहमीदा मिर्जा साहिबा जीडीए का हिस्सा है, इत्तेहादी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इस मामले पर भी तो सवालात उठाए जा रहे हैं ना हबीब जान साहब। देखिए, जुल्फकार मिर्जा वजीर दाखिला थे, उनके दरमियान क्या मामलात हुए, काबीना में मुत्तहिदा ने उनके साथ क्या सलूक किया, बाइकआउट, हड़तालें, बहुत चीजें की। और एक इज्जत और गैरतमंद इंसान के लिए रोज रोज की बेइज्जती से वो फिर फैसला करता है एक दिन का मरना बेहतर है। तो मिर्जा साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ। और उन्होंने अपने इत्तेहादी ढूंढे कि जो शहर का अमन चाहते थे, और शहर के जो हमलावर थे, हमलावर कुव्वतें जिन्हें बराह रास्त हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल थी, उस वक्त हम कहते थे लोगों ने हमारी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं हमने, लियारी के लोगों ने पाकिस्तान की फ्रंट लाइन का डिफेंस रोल प्ले किया है। हमारे बेशुमार लोग शहीद हुए। अच्छा हबीब जान साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। देखिए, उज़ैर बलोच के बयान हल्फी के हवाले से बात होती रही है कि उनका अपना कन्फेशन स्टेटमेंट है, एतराफ़ी बयान है 164 का मैजिस्ट्रेट के सामने, और 198 लोगों का कत्ल किया है। उज़ैर बलोच के हाथ पर है 198 लोगों का कत्ल। आज उज़ैर बलोच ने ये कहा है कि उनका कोई बयान हल्फी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कोई एतराफ़ी बयान मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है? सर, मैंने कहा ना कि जेआईटी की क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल, अब देखा ना, सिग्नेचर्स में फटा है, किसने किया किसने नहीं किया। उनकी पॉलिटिकल वाबस्तगी, उनकी पॉलिटिकल हमदर्दी भी देखनी होगी। आपके पास एक
बंदा आपने रखा हुआ है संगीनों के साए में। आप जो कहते हैं उसको आप हो सकता है कि आपने ड्राफ्ट करके साइन करवा लिया हो। मैं जब तक उजैर को ओपन ट्रायल नहीं मिलता, हम किसी जेआईटी को तस्लीम नहीं करते। माजी में भी ऐसी जेआईटीज बहुत आई हैं ऑडियो वीडियो के साथ। तो इस जेआईटी पर इतना शोर शराबा करने की जरूरत जब थी, जब जैदी साहब सेकंड डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते तो बल्दिया टाउन का रहमान बोला उसकी जमानत ना होती। और हो सकता है कि जेआईटी के पीछे क्या मोहरिकात हैं, क्या मफादात हैं, किसको डराना है, किसको समझाना है, क्या क्या चीजें, यू नो दैट। तो मैं ज्यादा मजीद बातें नहीं करना चाहता। मसाइल ना पैदा हो। एक बात मुझे बता दें कि अली जैदी साहब ताखीर से जेआईटी को सामने लेकर आए और वो कह रहे हैं कि वो घर पर छोड़ गया था। आप कहते हैं कि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अब ये जो ताखीर से जेआईटी सामने लेकर आए हैं और एक शोर बपा किया जा रहा है, क्या आपको ये जेआईटी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है? देखिए ना, अगर मैं अली जैदी की जगह होता और मैं ट्वीट मास्टर होता, मैं ट्वीट एक्सपर्ट होता, तो मैं उसी वक्त कहता कि लिफाफा आया है, दुआ करें इसमें कोई बम ना हो, तो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता और लोग समझते कि अली जैदी क्या कहना चाह रहे हैं। आपने ट्वीट नहीं की, आपने उसको दबाकर अपने सराहने तकिए के नीचे रख दिया या आपने अलमारी में डाल दिया कि मट्टी पाओ। सवाल पैदा होते हैं सर। जेआईटी देने वालों ने आपको दे दी, आपकी बात हमने मान ली। हम तो वोडा की भी बात मानते हैं कि चलो पीपल्स पार्टी की किसी वजीर ने दे दी होगी जरदारी की दुश्मनी में या मुल्क की मोहब्बत में, तो लेकिन उसका ड्राफ्ट, उसकी एक एक लाइन टेबल स्टोरी है, ये मेड इन चाइना जेआईटी है। तो इस जेआईटी को न मैं मानूंगा, न दुनिया की आला अदालतें मानेंगी, और मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदालतें भी इसको तस्लीम नहीं करेंगी। इसलिए मैं मुतालबा करता हूं बार बार कि साउथ अफ्रीका की तर्ज पे ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, हर एक को बुलाया जाए, बल्दिया टाउन की फैक्ट्री को चलाने वालों को भी बुलाया जाए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अकाबरीन को भी बुलाया जाए, उस जमाने के वजीर आला को बुलाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब जान साहब आपका। हबीब जान बलोच हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, चंद अहम राजों से पर्दा भी उठा रहे हैं, कुछ इंकशाफात भी कर रहे हैं। बहरकैल मामला कहाँ जाता है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काला धन सफेद करने का मामला है, कुछ एमनेस्टी है, ये एमनेस्टी किसको दी जा रही है, किसको फायदा पहुंचेगा, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने तामीराती सनत के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है। ये पैकेज दर हकीकत सरमायाकारों के लिए काला धन सफेद करने का रास्ता है। इतवार के रोज नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के 31 दिसंबर से कबल तामीराती मंसूबों के आगाज से सरमायाकारों के पास अपने काले धन को सफेद करने का मौका होगा। हमारा काम है फैसिलिटेट करना। जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अगर अपने जो भी उनकी फाइनेंशियल वो हैं चीज़ें हैं उसको भी ऑर्डर में लाना चाहते हैं, उसको अपने ब्लैक पैसे को वाइट करना चाहते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि वो इस इंडस्ट्री में आए, इन्वेस्ट करें और जॉब क्रिएशन भी करें, वेल्थ क्रिएशन भी करें। अब सरमायाकारों के लिए काला धन सफेद करने का ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे कबल गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 14 मई को एमनेस्टी स्कीम देने का ऐलान किया, जिसकी आखिरी तारीख 20 जून थी। ताहम इस तारीख में 3 जुलाई तक तौसी की गई। इस पैकेज के तहत 1,10,000 अफराद मुस्तफीद हुए और उन्होंने 55 अरब रुपए जमा कराए थे। एक एमनेस्टी स्कीम मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी शुरू की गई थी, जिसके तहत 83,000 अफराद ने 98 अरब 24 करोड़ जमा कराए, लेकिन इस एमनेस्टी स्कीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्तरद किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ यानी वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि एमनेस्टी स्कीम से हमेशा अमीर को फ़ायदा होता है। वो क्या मौक़िफ़ रखते थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। कितनी एमनेस्टी कामयाब हुई हैं स्कीम्स, कितनी दफ़ा एमनेस्टी स्कीम दी गई है। ये इस मुल्क की मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसको हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं
वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है नहीं। मुस्लिम लीग नवाज के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया था तो इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने न सिर्फ उस स्कीम की मुखालिफत की थी बल्कि ये भी कहा था कि जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब यही नहीं बल्कि नून लीग की एमनेस्टी स्कीम से पीटीआई क़यादत भी फ़ायदा उठा चुकी है। मुतअद्दिद रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी एमनेस्टी स्कीम के जरिए अपना काला धन सफेद किया था। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले परवेज मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया था, यानी इमरान खान ने खुद इस एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है। मुशर्रफ का पहला एमनेस्टी स्कीम का उसने खुद फायदा लिया। इमरान खान खुद साहब जनाब एमनेस्टी स्कीम का मुशर्रफ का पहला एनआरओ किसके लिए था? इमरान के लिए था। पाकिस्तान में अयूब खान से इमरान खान तक 12 बार टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स का ऐलान हो चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा यानी 5 टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स मुस्लिम लीग नवाज के हुकूमत ने मुतारिफ कराई थी। पहली टैक्स एमनेस्टी स्कीम 1997 में और दीगर 4 2014 से 2018 के तीसरे दौरे हुकूमत में थी। इन तमाम स्कीम से पिछले 61 बरस के दौरान 250 से 275 अरब रुपए के दरमियान टैक्स ही जमा हो पाया। इस एतबार से 2 स्कीमें सबसे कामयाब रही। सन 2000 में मुशर्रफ हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम के नतीजे में तकरीबन 115 अरब रुपए और अप्रैल सन 2018 में खाकान अब्बासी दौर की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 124 अरब रुपए हासिल हुए। अब यहां सवाल पैदा होता है कि तामीराती सनद को पैकेज के नाम पर एक बार फिर एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है। इस स्कीम से आम आदमी को क्या फायदा हासिल होगा? क्या इस स्कीम से आम आदमी को फायदा पहुंच सकता है? माजी में एमनेस्टी स्कीम्स की मुखालिफत करने वाले हुक्मरान आज इसकी तारीफें क्यों कर रहे हैं? तामीराती सनद में सरमायाकारी के नाम पर काला धन सफेद करने का लालच सरमायाकारों को अपना सरमाया मार्केट में निकालने पर आमादा कर पाएगा? यकीनन ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत को देना होगा, क्योंकि बार बार एमनेस्टी स्कीम्स के नाम पर आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते थे वो भी आपने देख लिया। अब देखना यह है कि इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम के क्या नताइज मरतब होते हैं। या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो अब्दुल कदीर की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कश्मीर जहां शुजाअत और शहादत हर घर की दास्तां है, जहां गुज़श्ता 70 सालों से रोज क़यामत सुग़रा बर्पा होती है, लेकिन 1947 के बाद ही कश्मीर की दास्तान खून से रंगीन नहीं हुई, बल्कि इस कहानी का आगाज 1846 में महाराजा गुलाब सिंह के हाथों कश्मीर की फरोख्त से हुआ था। अंग्रेज हुकूमत के इस इक़दाम के बाद रोज कश्मीरियों पर ऐसे मजालिम ढाए गए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। ये बात है 21 जून 1931 की, जब कश्मीरी क़यादत की जानिब से खानकाहे मुअल्ला के सहन में एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जलसे के इख्तिताम पर जब शुरका अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने वाले ही थे, जब घरों को लौटने वाले थे, एन उसी मौके पर एक नौजवान उठ खड़ा हुआ और नारे लगाना शुरू कर दिए। लोग अपनी जगह पर दोबारा बैठ गए। उस नौजवान ने अपनी तकरीर में कहा कि बेशक महाराजा की फौज के पास बंदूकें और तोपें हैं और तुम निहत्ते हो, मगर तुम पत्थर और लाठियों का इस्तेमाल करके महाराजा की फौज का मुकाबला कर सकते हो। नौजवान ने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर महाराजा पैलेस की तरफ से उंगली लहराते हुए कहा कि इस महल की ईंट से ईंट बजा दो। लोग एक दूसरे से उस नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगे, मगर वो हर एक के लिए अजनबी था। उस अजनबी नौजवान ने लोगों के दिलों में एक वलवला, जोश और जज्बा पैदा कर दिया। नौजवान को डोगरा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उसे सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दिया गया। बाद में मालूम हुआ कि उस नौजवान का नाम अब्दुल कदीर है। अब्दुल कदीर के बारे में आज तक इल्म नहीं हो सका कि वो किस नगरी का बासी था। उस नौजवान के मुकदमे की समाअत 13 जुलाई 1931 को होना थी। समाअत के मौके पर डोगरा फौज की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान एक नौजवान आगे बढ़ा, उसने बुलंद आवाज में अजान देना शुरू कर दी। डोगरा सिपाहियों की एक सनसनाती हुई गोली उसके सीने के आर पार हुई। एक और नौजवान आगे बढ़ा और अजान के अधूरे कलिमात पूरे करने की कोशिश की, उसे भी गोली का निशाना बनाया गया। नौजवान गिरते गए, लेकिन अजान का सिलसिला जारी रहा। वो सिलसिला रुकने ना पाया। यूं 22 कश्मीरियों ने अपने खून का नजराना पेश करके अजान मुकम्मल की। 13 जुलाई को
तकबीर का जो नारा सेंट्रल जेल के सामने बुलंद हुआ था, वो आज वादी के हर कोने में गूंज रहा है। आज भी कश्मीरी नौजवान उस बुलंद करते हुए जामे शहादत नोश कर रहा है, और ये जानते हुए कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न कश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, और दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। आज जहां यौम शहदाए कश्मीर है, तो हम कश्मीर के तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।